28 फरवरी को जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था तो दुनिया में सारे लोग, सारे एक्सपर्ट यही मानते थे कि इजराइल पर तो अमेरिका और इजराइल का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो 5 दिन से 7 दिन तक में ही ईरान को ख़त्म कर देगा। पिछले बार के युद्ध में 11 दिन तक ईरान ने मिसाइल चलाई थी, मिसाइलों की बारिश की थी इजराइल पर, तब अमेरिका सीधे सीधे शामिल नहीं था। लास्ट में जब इस युद्ध से इजराइल हताहत होने लगा था, जब तेल अवीव और हाइफा में मिसाइलें गिरने लगी थी, आयरन डोम रडार फेल हो गया था, तब उस युद्ध से निकलने के लिए अमेरिका ने एक परपंच रचा और उसने स्प्लिट टू बॉम्बर से ईरान में बमबारी की और कहा कि हमने न्यूक्लियर वेपन को ध्वस्त कर दिया है। दुनिया को पता चला कि चलो युद्ध खत्म हुआ, लेकिन वहीं से इजराइल और अमेरिका को लगा कि अरे हम तो चाहे तो ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। और उसके बाद ईरान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई और 2-3 महीने तक लगातार ईरान की घेराबंदी की गई। फारस की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, लाल सागर में, सब जगह युद्धपोत की तैनाती की गई। और इसी बीच पिछले 45 साल से खामनेई के नेतृत्व में ईरान बड़ी तैयारी कर रहा था और 45 साल की तैयारी पिछले 30 दिनों में दिख गया है। अगर हवा की बात करें तो अब तक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के 40 से ज़्यादा बड़े फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिसमें रडार है, जिसमें मैं सिर्फ फाइटर जेट की बात कर रहा हूँ, रडार पर बाद में आऊँगा। 40 से ज़्यादा करीब फाइटर जेट जो है अमेरिका के अब तक गिराए गए हैं, जो अमेरिका को न कहते बन रहा है न छुपाते बन रहा है। याद है डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहता था कि 14 जेट गिरे, कभी 9 जेट गिरे, कभी 6 जेट गिरे। अब वो अपने जेटों की संख्या नहीं बता पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारे 3 जेट हमने खुद ही गिरा दिए। ये 3 वो F-35 है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाज को कभी कोई मार नहीं सकता था क्योंकि ये पकड़ा ही नहीं जा सकता है। उस F-35 को ईरान ने अपनी ताकत से गिरा डाला। उसी के बाद अमेरिका सख्ते में आ गया, उसके पांव उखड़ गए। लेकिन सिर्फ F-35 ही नहीं गिराया, F-16, F-15 और F-18 तो खिलौने की तरह उड़ा दिए गए। ये वो 3 जहाज है, टॉप मॉडल है 5th जनरेशन में, 4th जनरेशन में F-16, F-15 और F-18, जो अमेरिका दुनिया भर के देशों को बेचता था। F-35 नहीं बेचता है वो, स्प्लिट 252 बॉम्बर नहीं बेचता है वो कि दुनिया के पास ताकत आ जाएगा। अब सोचिए, कहा जा रहा है कि 700 F-35 उसके पास फाइटर प्लेन है, एक की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए है। ये सारा पैसा पानी में चला गया क्योंकि दुनिया का कोई देश अब इन जहाज़ों को नहीं खरीदेगा, जरूरत ही नहीं है। वो ईरान से मिसाइल खरीद लेगा, वो इन जहाज को मारने वाला तकनीक ईरान से खरीद लेगा, इसको मार गिराएगा। उसको वो जहाज खरीद के तेल भर के उसमें 2 फाइटर पायलट को बैठाकर लड़ने जाने की क्या ज़रूरत है। अब जमाना मिसाइल का है, किसी देश पर बम गिराना है तो अपने ही देश से बैठकर आप मिसाइल लॉन्च करो, मिसाइल मारो और एग्जैक्ट लोकेशन पर मार दो। ये युद्ध का तरीका हो गया है। लेकिन अमेरिका वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उसका मनोबल हाई था, जब उसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था, उस समय इस तरह के वायु रक्षा प्रणाली नहीं थी। और अब उसके बाद उसने लगातार फाइटर प्लेन बनाए, स्प्लिट 2 बॉम्बर बनाया और दुनिया को कह रहा था कि हमारे पास इतने फाइटर प्लेन है कि दुनिया के किसी भी देश में जाकर हम उसको प्लेन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, हवा में जो गुरूर था अमेरिका का, हवा में जो उसको ताकत का गुमान था, ईरान ने अपने मिसाइल से उसको ध्वस्त कर दिया। अब दुनिया में कोई भी देश फाइटर प्लेन तो खरीदना नहीं चाहेगा। जितना फाइटर प्लेन में पैसा बर्बाद होगा उतना में तो आदमी मिसाइल डेवलप करेगा, और ये नॉर्थ कोरिया कर रहा है। और ईरान के इस फॉर्मूले से अब दुनिया हतप्रभ है और दुनिया को लग गया है कि जहाज क्यों बनाना है, जहाज क्यों खरीदना है। 2 चीज बनाना है, ड्रोन बनाने हैं, सस्ते ड्रोन जो बारूद और बम लेकर जाके गिराए, और फाइटर प्लेन की जगह मिसाइल बनाना है, और साथ में सैटेलाइट, ताकि रियल टाइम लोकेशन पता चले। एक एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए कि कहाँ डोनाल्ड ट्रंप रहता है, कहाँ नेतन्याहू रहता है, कहाँ उसका प्लेन है, कहाँ सैनिक अड्डा है। और ये बड़ा खेल ईरान ने किया है क्योंकि 45 साल की तैयारी में ईरान के 90-95% लोग एजुकेटेड हैं,
पीएचडी हैं, वैज्ञानिक हैं, महिलाएं वैज्ञानिक हैं। ईरान का कहना है कि 200 मिसाइल अगर रोज भी वो दागे तो भी 10 साल तक लड़ सकता है, इतना बड़ा जखीरा है उसके पास। ईरान ने एक भी अपना फाइटर प्लेन नहीं उड़ाया, उसने सिर्फ मिसाइल से और अपने वायु रक्षा तकनीक से अमेरिकी फाइटर प्लेनों को मारना शुरू किया। अगर ये नहीं होता तो 30 दिनों में अब तक अमेरिका और इजराइल मिलकर फिलिस्तीन बना देते ईरान को और पूरा का पूरा शहर पाट देते बमों से। लेकिन जैसे ही अमेरिका का जहाज उड़ता है उसको मार गिराया जाता है। जो दूसरी सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा वो पानी में, समंदर में। दरअसल अमेरिका को गुमान था कि उसके पास 11 युद्धपोत हैं, वो भी जलकाय युद्धपोत जो समुद्र को छेंक लेता है, जिस पर 100 फाइटर प्लेन रहते हैं। जब फाइटर प्लेन ही हवा में मार गिराए जा रहे तो कर क्या लोगे। लेकिन ईरान ने यही नहीं किया। जैसे ही अब्राहम लिंकन या रूजवेल्ट या तमाम बुश, जो तमाम युद्धपोत, जेराल्ड, जैसे ही फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ता रहा उसमें आग लगा दी गई, उस पर मिसाइल दागे गए। कहा जा रहा है कि 17 सेकेंड में 17 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से। खुद डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है हम कैसे कैसे बच के आए हैं। तो पानी के युद्ध में भी, और सोचिए सस्ते माइंस बिछा दिए होर्मुज स्ट्रीट से लेकर और फारस की खाड़ी में। ईरान ने अपने इलाके में सस्ते माइंस बिछा दिए और उस पर जैसे ही अब कोई बड़ा शिप जाता है वो ब्लास्ट हो जाता है। बिना ईरान के परमिशन का होर्मुज स्ट्रीट से कोई नहीं निकल सकता है जहाज। तो हवा में और पानी में इनका बोरिया बिस्तर बंद गया। उसके बाद अमेरिका का और क्या क्या इलाज हुआ सो समझिए। खाड़ी देशों में अमेरिका का अड्डा था। कुवैत में था, कतर में था, दोहा में था, जॉर्डन में था, सीरिया में था, इराक में था। इराक पर तो पूरा कब्जा था सद्दाम हुसैन के मारने के बाद। ओमान में था, बहरीन में था। ये सारे देशों में अमेरिका का कब्जा था और वो कहता था कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, हमको तेल भी देना है और हमारे डॉलर में आपको व्यापार करना है। कतर ने, ओमान ने, इन सब देशों को ईरान ने अकेले धुआं धुआं कर दिया। अमेरिका को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान एक साथ 11 देशों पर हमला कर सकता है। इंग्लैंड के द्वीप पर भी हमला किया, अजरबैजान पर भी हमला किया। उसने साफ कहा कि जो भी देश हम पर हमला करेगा या हमला के लिए जमीन मुहैया कराएगा या एयर स्पेस देगा उस पर हमला करेंगे। जहां फाइटर प्लेन हवा रिफ्यूल होगा उस देश पर हमला करेंगे। और ये ईरान ने कहा नहीं, किया इसको। और ईरान की सच्चाई देखिए, ईरान ने खामनेई की शहादत को नहीं छुपाया, लारिजानी की मौत की खबरें नहीं छुपाई। उसने कहा कि हाँ मारे गए, हमारे स्कूल पर बम गिरे, अस्पताल पर बम गिरे। उसके बाद भी ईरान ने इस युद्ध में नैतिकता रखा है। 30 दिन से वो सब्र से काम ले रहा है। वो सिर्फ अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब युद्ध के दूसरे दिन जब अमेरिका के जेट गिरने लगे, इजराइल के जेट गिरने लगे, तब उसने तेहरान के रिफाइनरी पर हमला कर दिया। उसके बाद उसका सब्र टूट गया और उसने चुन चुन कर, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, सबके रिफाइनरी पर हमला किया। क्योंकि तुमने हमारे ऊपर क्यों, कहां से, संयुक्त अरब अमीरात से, यूएई से। जब तेहरान के रिफाइनरी पर हमला हुआ तो यूएई के रिफाइनरी पर हमला हुआ। जब ईरान के बैंक ध्वस्त किए गए तब उसने अमेरिका के बैंक, जिस देश की जमीन का इस्तेमाल, जिस, हम सोचिए ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए, जिस देश की जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने जिस चीज पर हमला किया, रिफाइनरी पर, तो उस देश में रिफाइनरी पर हमला हुआ। बैंक पर हमला हुआ तो उस देश के बैंक पर हमला हुआ। एटॉमिक एनर्जी पर हमला हुआ, जो परमाणु से बिजली बनता है, तो उस देश के इजराइल से हमला हुआ तो इजराइल के एटॉमिक एनर्जी पर हमला हुआ। पावर प्लांट पर हमला हुआ तो इजराइल के पावर प्लांट पर भी हमला हुआ। और सब सटीक रहा। और अब इजराइल अपने लोगों को बचाने के लिए तरस रहा है। उसे लगता था कि फिलिस्तीन की तरह इजराइल ईरान को भी प्लेन कर देंगे, मलबा बना देंगे। अब जानबूझकर इजराइल के लोगों पर वो मिसाइल दागी जा रही है। यहां तक कि बंकर में मिसाइल मारी जा रही है। 50 लाख इजरायली जो है वो बंकर में छुपे हुए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मिसाइल नहीं दागे जा रहे हैं, जहां आग नहीं लगाया जा रहा है। तो ईरान ने साफ कहा कि आंख के बदले आंख, और ये उसने इस युद्ध में कर दिखाया है। लेकिन अब आगे क्या होगा सोच समझिए। इजराइल को तो कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका हो सकता है इस युद्ध में वापसी कर ले, वापस चला जाए।
इजराइल को तो एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। इराक आज़ाद हो गया, सारे खाड़ी देश धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं ईरान की तरफ। लेबनान आज़ाद है, फिलिस्तीन आज़ाद है। अब ईरान के हाथ में और ताकत आने वाली है। ईरान के पास दुनिया का 40% तेल और गैस है। अब वो अपनी मर्जी से दुनिया में तेल और गैस बेच सकेगा, साथ ही वो मर्जी से अब सांस ले सकेगा, उस पर कोई बंदिशें काम नहीं आएगी। वो कह रहा है कि सीज फायर तभी होगा, इजराइल तभी बच पाएगा थोड़ा बहुत, जब हमारे ऊपर हुए हमले का हर्जाना देना होगा, और फिलिस्तीन को भी हर्जाना देना पड़ेगा, लेबनान को भी हर्जाना देना पड़ेगा। ये है उसकी ईरान की बड़ी प्लानिंग। मतलब इजराइल का बचना नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका किसी का हर्जाना नहीं भरने आएगा। मतलब इजराइल पर अब ईरान का कब्जा होगा, ये आप यकीन मान के चलिए। खाड़ी देशों को भी अमेरिका से मुक्ति मिल गई है इस 30 दिनों के युद्ध में, तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया है। और अब ईरान, रूस और चीन की जो तिकड़ी है, उसके हाथ में सारे तेल और गैस के भंडार आ गए हैं। रूस के पास ऑलरेडी तेल था, वो अब चाहे जिस रेट पर बेचे। तो हो सकता है कि दुनिया में जब तक युद्ध चलेगा तेल और गैस की किल्लत होगी। दुनिया भर के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जैसे आपके जैसे गरीब और आम लोग हैं, उनकी कठिनाई बढ़ने वाली है तेल और गैस की। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका और इजराइल। देखते हैं युद्ध खत्म होने के बाद ईरान की क्या रणनीति रहती है। ये तो तय है कि दुनिया में तेल और गैस की कमी नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहता था कि किल्लत बना रहे, रेट बना रहे। अब ईरान को मजा आने लगा है। ईरान पहले अपने बचाव के लिए लड़ रहा था और वो अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहा है। अब ईरान की कोशिश है कि खाड़ी देशों को अपने साथ लाया जाए और अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए एशिया से भगा दिया जाए, और साथ ही आगे एक साथ बैठकर तेल और गैस की कीमतें तय की जाए। और उसमें इतना तो तय है कि जो जो देश ईरान के साथ गद्दारी की है, जिसने धोखा दिया है, उन सबका वो हिसाब पक्का करेगा। यूरोप की मुश्किलें बढ़ेंगी, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। एशिया का तेल और गैस से अमेरिका अमीर हो रहा था, एशिया के लोग अब अमीर होंगे। एशिया में गैस और तेल फिर से सबसे सस्ते रेट पर मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा तेल और गैस का भंडार एशिया में है। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला में है, वो तेल बहुत शानदार नहीं है, लेकिन एशिया खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज एशिया में आता है, ईरान एशिया में है, रूस एशिया में है। तो सबसे ज़्यादा एशिया में तेल और गैस, और तरक्की यूरोप और अमेरिका का कैसे, ये बड़ा सवाल है। और ये बात अब ईरान को समझ में आने लगा है, रूस और चीन को आने लगा है। और भारत के प्रति हमेशा से ईरान के रिश्ते शानदार रहे हैं, और वो धीरे धीरे फिर से जो थोड़ी गलतफहमी थी वो दूर हो रहे हैं। अब तो फादरलैंड और मदरलैंड करने वाले भी पछता रहे हैं। सवाल है कि भारत में चुनाव है, तेल और गैस का इंतजाम तो करना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।